नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का एक बार फिर से अमित जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये जो वीडियो है एसएससी जीडी के लिए है। और इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हो या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन जो है दोबारा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक है, बताइए निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक है कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखिए, मीटर तो किसका मात्रक होता है, मीटर लंबाई का मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है, तो किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। बाकी सेकंड केल्विन का तो पता ही है, सेकंड जो है समय का मात्रक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ओम जो है, केवल ओम तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, आपने पढ़ा ही होगा। ओम जो है केवल प्रतिरोध का मात्रक है, लेकिन ओम मीटर जो है मात्रक होता है किसका, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम और ओम मीटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चंस आप लोग देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस को देखते हुए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का मात्रक है, बताइए फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मात्रक है, क्या है आवृत्ति का मात्रक, रेडियन, मीटर प्रति सेकेंड, वॉट या हर्ट्ज। सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है, आप लोग देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा जो भी आंसर आता है। ठीक है, और लास्ट में काउंट करके भी बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। सामने रफ लीजिए और अपने नंबर्स को काउंट करते रहिए। ठीक है, कितना आपने सही जवाब दिया है। ओके, चलिए इसका सही उत्तर बताता हूँ आपको। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक क्या है, बताइए कमेंट करके बताइएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, पावर का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, वाट है, वोल्ट है, न्यूट्रॉन है, मीटर प्रति सेकेंड है। तो शक्ति का मात्रक होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, इंजन पे लिखा होता है 10 हॉर्स पावर। अच्छा, ये हॉर्स पावर मैंने बोल दिया, वाट। आप लोगों ने मोटर वगैरह पे देखा होगा कि ये इतने वाट का, ये इतने वाट का, ये इतने वाट का। ठीक है, तो वहाँ पर वो वाट क्या दर्शाता है, तो वो वाट दर्शाता है शक्ति को। ठीक है, क्योंकि वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ओके, समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, बताइए। एम्पियर किस चीज़ को मापती है, किस चीज़ का मात्रक है, किसका मात्रक है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शंस में आपके सामने है, 4 में से कोई एक सही है। वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, एम्पियर किसको मापता है, तो एम्पियर मापता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, विद्युत धारा को मापता है। यानी कि विद्युत धारा मापने की जो इकाई है वो है एम्पियर। ओके, आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, बताइएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन। सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। ऑडियोमीटर या ऑडियोफोन, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, जबकि आपको 50-50 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऑडियोफोन होगा या ऑडियोमीटर होगा, सही बताइएगा। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। हो सकता है कि गलत हो जाए, 50-50 तो मैंने कर दिया है, 50 में भी हो सकता है कि गलत हो सकता है, तो गलत, उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, गलत होगा तो सही भी होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, तो वो है ऑडियोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, आगे देखते हैं। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में
लाया जाता है। तो एयर के अंदर कितनी नमी है उसको मापने के लिए हम लोग कौन से यंत्र को प्रयोग में लाते हैं, आपको बताना है। यानी कि आर्द्रता यानी कि नमी होता है, ठीक है, वेट। ओके, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर है या माइक्रोमीटर है या हाइग्रोमीटर है या स्पेक्ट्रोमीटर है? सही उत्तर क्या होगा? हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका उत्तर सही था? आप लोग कमेंट करके बताइए यस, ठीक है, यस लिख दीजिए, यस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का 3 ऐसे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर तो आपने देख ही लिया, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? आप लोगों ने देखा होगा ना, दूध के घनत्व को ही मापते हैं। जो दूधिया लोग एक मीटर लेके आते हैं, ठीक है, और उसमें दूध का घनत्व वो माप के आपके दूध का रेट लगा देते हैं, ठीक है। पानी की मात्रा को चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना दूध है, कितना पानी है, ठीक है। तो दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? यहाँ पे देखिए, लैक्टोमीटर है, बैरोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, माइक्रोमीटर। देखता हूँ किसका सही आंसर आता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अब बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है बताना है। देखिए, सेल्सियस और ताप ये तो सुमेलित है, ठीक है, आपने पढ़ा ही है सेल्सियस का या ताप जो है, ताप का जो मात्रक होता है सेल्सियस होता है। RH गुणक जो है, RH फैक्टर जिसको कहते हैं, वो रक्त में पाया जाता है। किलोवाट आवर जो है वो विद्युत से रिलेटेड है। रिक्टर पैमाना जो है आर्द्रता से रिलेटेड है कि नहीं है? बताइए, रिलेटेड है? नहीं है, ठीक है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता से रिलेटेड नहीं है। रिक्टर पैमाना किससे? भूकंप से रिलेटेड है, सिस्मोग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं, ये जो 3 ऑप्शन हैं ये करेक्ट सुमेलित हैं, ठीक है, और ये जो है गलत तरीके से सुमेलित है। तो इसीलिए ये चौथा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइएगा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन जो है, आप सभी लोगों के घर में वॉशिंग मशीन होगी, जहाँ तक अधिकतर लोगों के घर में। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब कपड़े को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है तो वो कपड़े को ज़ोर ज़ोर से घुमाता है, और जब ज़ोर ज़ोर से घुमाता है तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। यानी कि जो वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य कर रही है? तो वो कर रही है अपकेंद्रण। किसके? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। अपकेंद्रण में क्या होता है? किसी चीज़ को आप जोर जोर से घुमाओगे तो वो सेंटर से दूर भागने की कोशिश करती है। किससे? सेंटर से दूर भागने की कोशिश करती है। और कपड़े में मैल भी होता है, तो मैल जो है वो कपड़े से दूर भागने की कोशिश करती है, और किनारे पे लगा होता है जाली, जो वो उससे निकल कर साइड में चली जाती है। मैल जो है कपड़े से बाहर निकल जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने। बताइए, सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था किसने? तो न्यूटन ने। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, ऊपर से सेब गिरा, और सेब गिरा तो उनके माइंड में दिमाग आया कि उनके दिमाग में ये बात आई कि ऊपर से सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ठीक है, और उस पर रिसर्च शुरू कर दिया, ठीक है। तो न्यूटन ने इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है रिसर्च करने के बाद दिया, ठीक है। कि उन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी से कोई अदृश्य शक्ति जो है ऊपर की तरफ, ऊपर से कोई किसी हर एक चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, जिसको हम क्या कहते हैं? उस शक्ति या उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिक, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, मानव शरीर का भार कहाँ पर सबसे अधिक होता है?
ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 तो एकदम से गलत है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर हर जगह भार जो है एक समान नहीं, ध्रुव पर अलग है। ठीक है, ध्रुव पर अलग होता है। तो मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिकतम होता है, तो वो होता है ध्रुवों पर। ठीक है, कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, उसके पीछे का क्या रीजन है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये भी एक रीजन हो सकता है क्या, नहीं है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पलायन वेग है, गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का ये रीजन है। अगला प्रश्न, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, कब चलती है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चलती है, कब चलती है, वो शीतकाल के समय चलती है। ठीक है, कब, शीतकाल में चलती है। और तीव्र गति से स्लो गति से, मतलब कि धीमी गति से कब चलती है, तो ये चलती है ग्रीष्म ऋतु में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, यानी कि पृथ्वी से, अगर पृथ्वी की कक्षा से किसी वस्तु को बाहर जाना है तो किस वेग से, किस स्पीड से वो चलेगा पृथ्वी से, तब जाके वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो सकेगा। तो वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की अगर रफ्तार कोई वस्तु पकड़ लेती है, तब वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल पाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है। ठीक है, वर्षा की बूंद जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्षा की बूंद जब गिरती है तो वो गोलाकार हो जाती है। ठीक है, गोलाकार अवस्था में हो जाती है, यानी कोई सी भी द्रव है और नीचे की तरफ गिराएं आप, तो देखिएगा कि वो गोल हो गई है। ठीक है, तो वो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके पीछे का रीजन है पृष्ठ तनाव। ठीक है, किसी भी द्रव का जो बाहरी पृष्ठ है उसमें क्या होता है, एक बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। उसी के कारण वो हर एक जो द्रव है वो गोलाकार आकृति में आने का प्रयास करती है, और इसी कारण वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है, तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। उसके पीछे भी पृष्ठ तनाव है। ठीक है, केशिकात्व जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कई जगह, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो केशिकात्व जो है आपने पढ़ा था, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है, केशिकात्व, ठीक है, जिसको हम पतले पतले नलियों में कोई भी द्रव ऊपर की तरफ भागता है, वो केशिकात्व जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगर पृष्ठ तनाव नहीं होता है तो केशिकात्व लिखा होता तो हम केशिकात्व पे लगा देते हैं सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम दाब, ताप, घनत्व, वेग। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो घनत्व है वो, ठीक, वो वायुमंडल की घनत्व से कम होता है। ठीक है, ठीक है ना, क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो तैरते हैं बादल ऊपर की तरफ। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन होगा यहाँ पे, या इसको सही कर लीजिएगा, पल्लवन नहीं है, प्लवन होगा। ठीक है, तो समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर होता है। ठीक है, तो आइस वर्ग जो है क्या होता है, आइस वर्ग पहले समझ लीजिए। आइस वर्ग जो होता है, समुद्रों में जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो उनको हम कहते हैं आइस वर्ग। तो समुद्र में तैरते हुए आइस वर्ग का कितना भाग ऊपर को दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है 1/9 भाग। ठीक है, 1/9 भाग, मतलब एक पूरे टुकड़े का 9वां भाग दिखाई पड़ता है, मतलब कि बहुत थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है, 1 है, 1/9 भाग। ओके, अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर होता है।
आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तब भी आप बताइए, आपको मैं पनिशमेंट करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, प्रकाश का वेग अधिकतम कितना होगा, सॉरी किसमें अधिकतम होता है, तो हीरे में होता है या पानी में होता है या हाइड्रोजन में होता है या निर्वात में होता है, बताइएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें, निर्वात में होता है अधिकतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कितना होता है, तो वो होता है 2.99 गुणे क्या 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल होती है कितनी, 3 गुणे 10⁸ मीटर। तो ये 2.99 जो है बहुत नज़दीक है किसके, 3 के, इसीलिए प्रकाश की वेग हम बताते हैं कितना, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की वेग होती है। ठीक है, ये अधिकतम वेग है। ठीक है ना, प्रकाश का वेग अधिकतम वेग है निर्वात के अंदर। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सही कर रखा होगा या फिर अधिकतम क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।